चैप्टर 14 बेटा अभी हम लोग देख रहे हैं प्लेस मार्केटिंग मिक्स का। देखो प्लेस का मतलब क्या है। प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो फॉर अ नॉर्मल बिजनेस या जो एक बिजनेस जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो उसके लिए प्लेस क्या होगी, जहाँ उसका शोरूम है जहां पे वो अपनी सर्विसेज को बेच रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। लेकिन जैसे अगर मैं ऑनलाइन क्लास की बात करूं तो हमारे लिए प्लेस क्या है, जूम मीटिंग। जूम पे हमारी क्लास हो रही है ना, तो ये हमारे लिए प्लेस है। ठीक है। तो बेटा प्लेस जो होती है ना, वो ऐसी जगह है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या किस चैनल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। आपका प्रोडक्ट आपके पास से कस्टमर तक किस तरह पहुंच रहा है, इसे हम लोग प्लेस कहते हैं। ठीक है। रेफर्स टू हाउ द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब डिफरेंट तरीके होते हैं बेटा, आपका प्रोडक्ट आपसे कस्टमर तक किस तरह पहुंचता है। बेटा उसके पीछे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1, 2, 3 और 4। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1 में क्या होता है, यहां पर ना डायरेक्ट काम चल रहा होता है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और ये मोस्टली होता है बेटा सर्विस इंडस्ट्री में। अब देखो ना, मैं प्रोड्यूसर हूं, आप लोग कंज्यूमर हैं, हमारे बीच में कोई थर्ड पार्टी है? कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको डायरेक्ट सर्विस दे रहा हूँ। आप नाई के पास जाते हैं, आप जब एक बार्बर के पास जाके बाल कटवाते हैं तो बार्बर डायरेक्टली आपके बाल काटता है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार्बर जो है वो सोफे पे ऐसे बैठा हुआ है यूं हाथ बांध के, दूसरा बार्बर आपके बाल काट रहा है। पीछे वाला जो बार्बर बैठा हुआ है, जो सेठ है, जो उस्ताद है, वो नए वाले बार्बर को गाइड कर रहा है कि हसनैन के बाल कैसे काटने हैं। और वो फिर उसकी बात सुन सुन के हसनैन के बाल काट रहा है। ऐसे तो नहीं होता ना भाई। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, डायरेक्ट सर्विस मिल रही है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। सही है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत सिंपल होता है भाई, डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट पहुंच गया कस्टमर तक। ठीक है ना, बड़ा इजी होता है, फास्ट होता है काम यहाँ पे। अच्छा, ये यूजुअली किस तरह के प्रोडक्ट पे सूटेबल होता है? फूड प्रोडक्ट पे सूटेबल होता है, जो कि डायरेक्टली आपको मिल रहे होते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को खाना मिल जाएगा, रेस्टोरेंट यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, अब देखो बीच में कोई और बंदा नहीं है, इनके बीच में कोई और बंदा नहीं है। लेट से मैं कहता हूं कि ये बंदा अगर बीच में आ जाता है तो बेटा ये अपना भी तो प्रॉफिट रखेगा ना। प्रोड्यूसर से ये सामान लेगा, फिर ये आगे कस्टमर को सामान बेचेगा। यानी कि ये बंदा जो है ये भी तो अपना प्रॉफिट रख रहा है ना बीच में। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 1 में गेम क्या हो रहा है, कोई और बंदा है ही नहीं। जब कोई और बंदा ही नहीं है तो कोई दूसरा तीसरा बंदा प्रॉफिट रखेगा ही नहीं, जिससे आपके बिजनेस की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। तो डायरेक्टली कस्टमर तक जा रहा है, डायरेक्टली कस्टमर तक जा रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि आपकी प्राइसेस भी कम रहती। लास्ट बात क्या लिखी हुई है, प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड बाय मेल ऑर्डर कैटलॉग वाया द इंटरनेट। मतलब वही बेसिक कहानी है कि आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं। हाउ एवर, अगर बेटा ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स क्या है, कुछ बिजनेसेस के लिए ये चीज बड़ी इम्प्रैक्टिकल होती है। क्यों? अब जैसे मैं बात करता हूँ एक बड़े कारखाने की, एक बड़ी फैक्ट्री की, जहां पर जीन्स बनती है या जहां पर टी शर्ट्स बनती हैं। तो बेटा अब वो वाला जो केस आपके पास है, उसके अंदर कस्टमर यूजुअली डायरेक्टली फैक्ट्री जाके सामान नहीं खरीदता। वो प्रेफर नहीं करता कि मैं डायरेक्टली फैक्ट्री जाऊं और वहां से मैं फिर किलो के हिसाब से सामान लिया। तो अक्सर औकात आपका प्रोडक्ट नहीं भी बिकता। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि यार दिस मेथड में नॉट बी सुटेबल फॉर प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट इजीली बी सेंड बाय पोस्ट। अब यार मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, जैसे कि मोबाइल फोन की ही बात कर लें। मैं डायरेक्टली एप्पल से पाकिस्तान में बैठ के नहीं खरीद सकता। ठीक है ना, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं। तो बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती ही होती है। तो अक्सर औकात इस तरह का प्रोडक्ट जो होता है और डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच सकते। और इट कैन बी एक्सपेंसिव फॉर सच फॉर सम प्रोडक्ट्स टू बी सेंट बाय पोस्ट और कोरियर। ठीक है ना, अब जैसे मैं एक फर्नीचर मंगवा रहा हूँ बाहर से, तो फर्नीचर आ रहा है, तो वो अब डिलीवरी जो है अक्सर औकात क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं भाई इस सर्टेन अमाउंट से ऊपर अगर आपका ऑर्डर गया तो हम डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज करेंगे। यानी कि डिलीवरी तो प्रोड्यूसर के मत्थे पड़ गई। तो अगर मैं ज्यादा महंगा प्रोडक्ट मंगवाता हूँ तो मुझे फ्री डिलीवरी पड़ेगी, प्रोड्यूसर के मत्थे डिलीवरी कॉस्ट पड़ गई। तो फिर उससे बिजनेस की कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, अब ये जो है ना डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाती है। सॉरी, ये कुछ और लिखा था, मैं बताता हूँ। तो ये जी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से यानी कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जाती है, तो ये आपके लिए कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कि हम लोग बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए भी ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये अक्सर बेनिफिशियल होती है।
यानी कि फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरर टू अनदर, आपने माल बेचा तो ये आपको भी फायदा देगी, बिजनेस को भी फायदा देगी। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि एक प्रोड्यूसर जो कार कंपोनेंट बनाता है, उसने कार प्रोड्यूसर को अपना सामान बेचा, तो ये बेटा बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है ना, इसको B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा सूटेबल होता है। बेटा कोई मसले वाली बात यहाँ तक? अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2 के ऊपर आ जाए। देखो 2 में एक बंदा आता है जिसका नाम है रिटेलर। रिटेलर का मतलब क्या होता है? दुकानदार। क्या मतलब है इसका? दुकानदार। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, ऑलपर्स है, मिल्क पैक है, अब ये तो फैक्ट्री से बन के आते हैं ना, तो इनको दुकानदार बेच रहे होते हैं, तो बीच में जो तीसरा बंदा आता है उसका नाम है रिटेलर। इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2। तो किस तरह चेन चल रही होती है कि प्रोड्यूसर माल बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर माल बेचता है कस्टमर को। अब फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर ने 100 रुपए का माल बेचा रिटेलर को, तो अब रिटेलर भी तो अपना प्रॉफिट रखेगा। रिटेलर ने अपना 10 रुपए का प्रॉफिट रखा, और आगे कस्टमर को कितने का बेचा? 110 रुपए। तो देखें प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। तो अब यहाँ पे जरा गेम देखिएगा क्या होता है कि भाई आपने एक दुकानदार को पकड़ा, आपने दुकानदार को अपना सामान दिया, और दुकानदार जो है वो आपका सामान आगे बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल लार्ज सुपरमार्केट्स। एडवांटेजेस क्या है भाई? आप लार्ज क्वांटिटीज में बेच सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाने की, वो हमारे प्रोड्यूसर को हाफ रह जाती है। अब देखो ना, पहले डायरेक्टली प्रोड्यूसर भिजवा रहा था, अब प्रोड्यूसर सिर्फ कहाँ तक भिजवा रहा है? यहाँ तक। यहाँ से आगे किसकी जिम्मेदारी है? रिटेलर की। तो डायरेक्ट जो आपकी डिलीवरी कॉस्ट है वो बच जाती है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है कि बेटा प्रोड्यूसर का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता कस्टमर के साथ, तो वो कस्टमर से पूछ नहीं सकता कि भाई आपको मेरे प्रोडक्ट में क्या चीज़ अच्छी लगती है, फीडबैक नहीं ले सकता कि आपको मेरे प्रोडक्ट में क्या बुराइयां नजर आती हैं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच सकते। द प्राइस इज ऑफ्टन हायर, जो मैंने आपको बताया कि भाई 100 रुपए का माल प्रोड्यूसर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे कितने का दिया? 110 रुपए का। तो प्राइसेस भी आपकी बढ़ सकती है। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 2 में किसी को कोई मसला है? सिंपल सी थी। क्लियर है? सर एडवांटेज का पॉइंट 2 नहीं समझ आया, मैं बता देता हूँ आपको। बेटा वापस से बात सुनो। बेटा अलीजे, ये देखिएगा जरा, आप प्रोड्यूसर थी और आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रही हैं, ठीक है। लेट से आपकी डिलीवरी कॉस्ट पड़ती है 100 रुपए, डिलीवरी कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की पड़ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर रिटेलर को देता है, रिटेलर आगे कस्टमर को देता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब डिलीवरी कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए कितनी पड़ गई है? हाफ रह गई, 50 रुपए रह गई। तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि आप सारी की सारी फटीक किसके सर पे आ गई? रिटेलर के सर पे आ चुकी। कोई मसले वाली बात? अच्छा, अब आइएगा जरा चैनल 3 के ऊपर। 3 में एक और बंदा आता है, इसका नाम है होलसेलर। अब होलसेलर का काम क्या होता है जरा समझना। बेटा बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, तो यहाँ पे बेटा आ गया अपने पास प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर ने 1 लाख पेंसिल, 1 लाख पेंसिल बेची होलसेलर को, ठीक है। किसको दे दी? होलसेलर को। अब ये 1 लाख पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है? होलसेलर का। होलसेलर वो बंदा होता है जो बल्क में सामान खरीदता है, और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब ये गया रिटेलर 1 के पास, यहाँ पे गया रिटेलर 2 के पास, रिटेलर 3 के पास, रिटेलर 4 के पास, ठीक है। बल्क में आपने सामान खरीद लिया, होलसेलर ने बल्क में सामान खरीद लिया, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई? 10,000 पेंसिल्स दी रिटेलर 1 को, 50,000 पेंसिल दी रिटेलर 3 को, रिटेलर 2 को सॉरी। अच्छा, और 25,000 पेंसिल दे दी रिटेलर 3 को, और फिर कितनी बच गई आपके पास? 15,000 पेंसिल दे दी इसने रिटेलर 4 को। सही। तो होलसेलर का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अब ये लोग आगे जाएंगे बेटा कस्टमर के पास, ये अपने कस्टमर के पास गया, अपने कस्टमर के पास गया, अपने कस्टमर के पास गया, इस तरीके से काम चल रहा होता है। तो होलसेलर बेटा वो बंदा होता है जो आपसे बल्क में सामान खरीदता है,
बल्क में सामान खरीदने के बाद उसे डिफरेंट रिटेलर्स को देता है, और डिफरेंट रिटेलर्स से होता हुआ वो सामान किस तक पहुंच रहा होता है, कस्टमर तक पहुंच रहा होता है। अब यहाँ पे देखो जरा, एडवांटेजेस क्या आते हैं भाई। देखो, होलसेलर जो है ना, होलसेलर अक्सर आपको उधार पे भी सामान देता है कस्टमर्स को। अब देखो ना भाई, ये रिटेलर जो है वो होलसेलर का तो कस्टमर ही है ना, ठीक है। तो होलसेलर अक्सर उधार पे भी काम कर रहे होते हैं, क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं, तो इससे जो दुकानदार है, रिटेलर है, उसको जरा सी आसानी हो जाती है। फिर क्या लिखा हुआ है, होलसेलर में डिलीवर टू द स्मॉल रिटेलर्स दस सेविंग ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। भाई अक्सर क्या होता है कि होलसेलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने सर पे ले लेता है, तो जो रिटेलर होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनके ऊपर से कॉस्ट कम हो जाती है। होलसेलर जो होता है वो एडवाइस दे सकता है, होलसेलर जो है वो एडवाइस दे सकता है रिटेलर्स को, बता सकता है, गाइड कर सकता है कि यार आजकल कौन सी पेंसिल ज्यादा बिकती है, किसका माल ज्यादा बिक रहा है, किसका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीजें बेटा होलसेलर को, एक होलसेलर एक एडवांटेज देता है अपने रिटेलर्स को। हाउ एवर अगेन बेटा वही बात है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कितने का बेच रहा था, 100 रुपए का। प्रोड्यूसर रिटेलर को बेच रहा था 100 रुपए का, रिटेलर आगे बेच रहा था 110 रुपए का। अब प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचेगा 100 रुपए का, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा 105 रुपए का, रिटेलर कस्टमर को कितने का बेचेगा बेटा, 115 रुपए का। तो अल्टीमेट फाइनल प्राइस वापस से क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे मसला किसके लिए आ रहा है, टेंशन में कौन आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है। तो बेटा कंज्यूमर के लिए फाइनल सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ सकती है, एक्सपेंसिव। फिर होलसेलर में नॉट हैव फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट। भाई आपने ये वाली पेंसिल ली, ठीक है, हो सकता है कि एक रिटेलर को एप्पल की पेंसिल नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए, सैमसंग का पेन चाहिए। तो बेटा होलसेलर वो तो प्रोवाइड नहीं करेगा ना। तो अक्सर ये भी होता है कि होलसेलर के पास फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं होती। तीसरा लिखा हुआ है कि अगर आप कोई फ्रेश प्रोडक्ट बेचते हैं, तो बेटा वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते, रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते काफी टाइम भी हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो पेरिशेबल गुड खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सब्जियों की बात करता हूँ, मैन्युफैक्चरर ने सब्जी दी होलसेलर को, फिर होलसेलर अलग अलग दुकानों पे जा रहा है, सब्जियां डिलीवर कर रहा है, फिर वो कस्टमर तक जा रही है, तो बेटा उनकी फ्रेशनेस खराब हो सकती है। फिर लिखा हुआ है हो सकता है कि होलसेलर बहुत दूर बैठा हुआ हो दुकान से, तो ये भी आपके लिए एक मसला मसला हो सकता है। फिर लिखा हुआ है द कंज्यूमर प्राइस इज ऑफ्टन हायर देन डायरेक्ट सेलिंग। वही वाली बात बेटा जो मैंने आपको भी बताई है कि आपकी प्राइसेस जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ सकती है। कोई मसले वाली बात बेटा। अच्छा ये वाला पॉइंट मैं वापस से बता देता हूँ, मैंने शायद उसको मिस्टेक कर लिया था प्राइसेस के साथ। तो यहाँ रिटेलर तक कितने का माल पहुंच रहा है, तो बेटा जब प्रोड्यूसर पहले रिटेलर को देता था, 100 रुपए का देता था, फिर प्रोड्यूसर ने होलसेलर को दिया 100 रुपए का, अब होलसेलर अपना भी प्रॉफिट रखेगा तो 105 रुपए। अल्टीमेटली रिटेलर के लिए सामान एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब लास्ट केस पे आओ, यहाँ पर एक और बंदा आता है, उसका नाम है एजेंट। एजेंट कौन होता है बेटा, एजेंट को आसान उर्दू में समझ लें, ठेकेदार, ठीक है। और एजेंट यूजुअली कब आपके बिजनेस में एंटर करता है, जब आप किसी दूसरी कंट्री में काम करने जा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरर क्या यूज करता है, एजेंट यूज करता है दूसरी कंट्री में। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट आपका सामान खरीदता है, ठीक है, और फिर आपके बिहाफ पे सामान बेचता है, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे सामान बेच रहा होता है। अब इससे पता है क्या होता है, हम एजेंट क्यों हायर करते हैं, क्योंकि एजेंट वहीं पे रहने वाला एक बंदा है, वहां का लोकल है। तो उसको पता होता है मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, उसको पता होता है कि यार रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, लॉस क्या है, तो वो फिर हमारे लिए एक मसला नहीं बनता आगे जाके। This can allow the manufacturer to have some control over the way the product is sold to consumers. The agent will either put an additional amount on the price to cover the expense or will receive a commission. कहता है जी या तो वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेगा एजेंट जो है आपके प्रोडक्ट पे, या फिर वो कमीशन बेसिस पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एजेंट जो है वो होलसेलर की तरह भी एक्ट कर सकता है, वरना तो दोनों बंदे डिफरेंट होते हैं, बट एजेंट में एक्ट एज अ होलसेलर एज वेल। एडवांटेजेस क्या है कि भाई मैन्युफैक्चरर को पता नहीं होता कि वहां की मार्केट कंडीशंस क्या है, तो एजेंट को लोकल कंडीशंस की अवेयरनेस होती है, तो वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से बचा सकता है। हाउ एवर प्रोड्यूसर हैज लेस कंट्रोल ओवर द वे द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू कस्टमर। प्रोड्यूसर के पास कंट्रोल काफी कम होता है कि किस तरीके से हम लोग कस्टमर तक अपना सामान पहुंचाएं, तो ये प्रोड्यूसर के हाथ से बात निकल जाती है। कोई मसले वाली बात बेटा।
अच्छा, अब लास्ट में क्या बात लिखी हुई है? लास्ट में बेटा वो आपसे ये पूछ रहा है कि यार मुझे ये बताओ, ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर रही होती है कि हमें किस जमीन पे ऑपरेट करना चाहिए। मतलब आपके प्रोडक्ट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, आसान लफ्जों में लोकेशन डिसीजन क्या होनी चाहिए आप। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको किस जगह पे ऑपरेट करना चाहिए। पहला लिखा हुआ था टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जिस तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं आपको उस मार्केट में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूल की बात करूं तो बेटा मैं स्कूल एक ऐसी जगह पे खोलूंगा जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा हैं। मैं ऐसी जगह पे नहीं, मैं मेन हाईवे पे स्कूल नहीं खोलूंगा, या मैं क्या कहते हैं शहर से आधा किलोमीटर दूर स्कूल नहीं खोलूंगा। मैं ऐसी जगह पे स्कूल खोलूंगा जहां पे हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जहां पर लोग बहुत रहते हैं, जहां पे बच्चे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इफ इट सोल्ड टू प्रोड्यूसर्स ऑफ अदर गुड, डिस्ट्रीब्यूशन वुड आइदर बी डायरेक्ट यानी कि स्पेशलिस्ट मैनेजर, और होलसेलर यानी कि अगर डायरेक्टली प्रोड्यूसर को बेचते हैं तो या तो आप डायरेक्ट वाली यूज करेंगे चैनल, या फिर आप होलसेलर वाला चैनल यूज करेंगे। फिर लिखा हुआ है टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए अगर आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है तो प्रेफर्ड ये है कि आप डायरेक्टली कस्टमर को बेचो, बीच में लोगों को इन्वॉल्व ना करो। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हाउ ऑफ्टन द प्रोडक्ट इज परचेज, आपका प्रोडक्ट कितना खरीदा जाता है। अगर तो डेली बेसिस पे खरीदा जाता है तो आपको रिटेल स्टोर्स पे रखवाना पड़ेगा। जिस तरह मैं ब्रेड की बात कर लूँ, अंडों की बात कर लूँ, हम फार्म तो नहीं जाते ना अंडे ब्रेड खरीदने, हम दुकान पे जाते हैं। तो रिटेल स्टोर पे आपको ये चीजें रखवानी पड़ती। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, बेटा अगर तो लग्जरी गुड है, एक्सपेंसिव गुड है, तो बेटा आप उसको हाई एंड आउटलेट्स पे बेचें। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव ज्वेलरी। ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, नॉन पेरिशेबल है, तो आप इसको होलसेलर के थ्रू भी बेच सकते हो, आप इसको डायरेक्टली रिटेलर्स को भी बेच सकते हो। बट अगर वो पेरिशेबल इन नेचर है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो है वो क्या कहते हैं वो चेन यूज करें आप लोग। फिर लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ कस्टमर, भाई कस्टमर कहाँ बैठा हुआ है, क्या आपकी दुकान आपके कस्टमर के लिए इजीली एक्सेसिबल है कि नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में बेचना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स जो है वो यूज करें। ठीक है, ई कॉमर्स यूज करें और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करें। वेयर कंपेटिटर सेल देयर प्रोडक्ट, कहता है कि एक ऐसी जगह जहां पे कंपेटिटर आपका माल बेचता है, मतलब अपना माल बेचता है, जिसे हम लोग मार्केट कहते हैं। तो आप मार्केट में बैठ के काम करें। जो कस्टमर है आपके कंपेटिटर से कट के कभी ना कभी तो आपके पास आएगा, तो आपको मार्केट में रह के काम करना पड़ेगा, तो ऐसी जगह आपको ढूंढनी चाहिए। इसके अलावा और भी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रेंट वहां पे क्या है, कॉस्ट क्या है, वर्कर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, आपकी कस्टमर बेस वहां पे है कि नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस हैं, पार्किंग है कि नहीं है, रेंट क्या है। ठीक है, तो ये चीजें भी बेटा आप अपनी दुकान के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात बेटा। क्लियर हो गई सारी चीजें? चलें, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।